नमस्ते किसान भाइयों। नई यूट्यूब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीनोमिक सिलेक्शन क्या होता है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो प्रचार चल रहा है पूरे वर्ल्ड में वो है जीनोमिक सिलेक्शन। क्योंकि जीनोमिक सिलेक्शन ही है जिसकी वजह से दूध की जो मिल्क प्रोडक्शन है वो लगभग 100% एक्स्ट्रा चली जाती है। अगर हमारे यहाँ गाय 10 लीटर वाली है तो वो एकदम 22 से 23 लीटर पे चली जाती है पहले लैक्टेशन पे ही उसकी जो बच्चियाँ है। तो आज उसी पे बात करेंगे जीनोमिक एनिमल सिलेक्शन क्या होती है, उसके साथ कि जीनोमिक एनिमल जब सिलेक्शन करते हैं तो वो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाता ही बढ़ाता है, उसके साथ साथ थनैला मेस्टाइटिस इसको कैसे कंट्रोल करता है, कंसेप्शन रेट जो प्रॉब्लम आती है इनफर्टिलिटी की उसको कैसे ठीक करता है, उसके बाद डिस्टोकिया जो बच्चा फंस जाता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है या अदर ट्रांजिशन डिजीज को कैसे कंट्रोल करता है जब भी हम जीनोमिक एनिमल सिलेक्शन करते हैं। क्योंकि जीनोमिक एनिमल सिलेक्शन एक बेस्ट तरीका है, क्योंकि आने वाली ये नस्ल को ही एकदम परफेक्ट कर देगा और वो हमेशा प्रोडक्शन ही देती रहेगी। आज इसी पे हम बात करेंगे। अभी बात करें कि जीनोमिक टेस्टिंग होती क्या है, क्योंकि जीनोमिक टेस्टिंग ऐसी टेस्टिंग है जिससे ब्रीडर जो ब्रीडिंग करते हैं वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं ये वाला सीमन ये वाला बुल चूज करेंगे तो आने वाली जो बच्चियां इसमें ये आएगा इसमें ये होगा। इस तरह से जो है टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि ब्रीडर इससे कंफर्म हो जाता है। जीनोमिक सिलेक्शन का मतलब होता है कि ऐसा टेस्टिंग जिसमें क्या होता है कि एनिमल का जो है वो जीनोम जो होता है उसमें कौन कौन सा जीन है, उसमें कितनी मिल्क प्रोडक्शन है, वो सब पता चल जाता है और उस जीनोम के बेसिस पे एनिमल की सिलेक्शन की जाती है कि इसमें एक्चुअली इतना मिल्क प्रोडक्शन है, इतना फैट प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या, इतना प्रोटीन बढ़ेगा क्या, इसके साथ जो मिल्क है वो एक्चुअली में उस सांड से उसके बच्चों में जाएगा क्या, ये सारा का सारा जीनोमिक सिलेक्शन कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या हो जाता है कि एक तो सिलेक्शन करते हैं, इसमें हमें तरीक कौन सा हमें ट्रेड्स सेलेक्ट करनी है, हमें दूध प्रोडक्शन पे ज़्यादा बात करनी है, फर्टिलिटी पे बात करनी है, सारा का सारा इससे हो जाता है क्योंकि जब जीनोमिक टेस्टिंग करते हैं। तो अभी हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मेथड के, जो भी हम अपने लिए घर के लिए सांड चूज करते थे अपनी गाय के लिए, तो वो हम किस तरह से चूज करते थे कि सांड की माँ जो हम बुल है उसकी माँ कितना दूध देती थी। बट अब आपको ध्यान होगा कि एक जो मेल और फीमेल मतलब फीमेल दूध देती है ना कि मेल दूध देता है, तो उसमें कितने गुण ट्रांसफर होते हैं ये कोई कह नहीं सकता। तो इसलिए जो है दूध की जो प्रोडक्शन थी आज तक तो वो एकदम इतनी बढ़ नहीं पाई, क्योंकि 1939 से वो चल रही थी एआई, फिर भी मिल्क प्रोडक्शन बढ़ नहीं पाई। रीज़न क्या रहता था कि जो गुण ट्रांसफ़र होते थे, जैसे मैं यहाँ पे फिनोटाइप फिनोटाइप मतलब एक मिल्क मिल्क एक फिनोटाइप है, तो वो उस पर किस तरह से डिपेंड करता था। 30% 100% अगर मिल्क है उसमें 30% जेनेटिक्स के गुण थे और लगभग 70% उसमें इन्वायरमेंट का गुण था। तो मतलब एक 100% मिल्क प्रोडक्शन के लिए 30% जेनेटिक्स से आता है कंट्रीब्यूशन और 70% इन्वायरमेंट से आता है। बट इन्वायरमेंट वाला पार्ट जो होता था वो ट्रांसफर नहीं होता था। उसी तरह दूसरी ओर आ गया जीनोमिक बेस्ड सिलेक्शन मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जीन जीन बेस्ड मेथड है कि उसका जो एक्चुअली उसका डीएनए उस डीएनए का कितना हिस्सा जो है वो मिल्क प्रोडक्शन वाला है और कितना हिस्सा उसका ट्रांसफर होगा, ये हम बात करते थे। तो इसलिए सारा का सारा अभी क्या है कि जो भी एवीएस ने क्या किया, इंपोर्टेड जीनोमिकल इवेल्युएटेड साइट्स जो बेस्ट इंडिया में अभी जिसके पास इंडिया में जो बुल्स हैं वो जीनोमिक वाले वो एवीएस के पास ही है। तो ये सारे के सारा क्या है, पीटीए मिल्क निकालते हैं, प्रेडिक्टिव ट्रांसमिटिंग एबिलिटी मतलब कितना ट्रांसफर होगा एक्चुअली में मिल्क अपने बाप से उसकी बेटी में, उसको बोलते हैं प्रेडिक्टिव ट्रांसमिटिंग एबिलिटी। तो ये जब होता है क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलायबिलिटी मिलती है, ट्रांसफर ज़्यादा होता है, तो उस कारण से आने वाली जो बच्चियाँ होती हैं वो अच्छा परफॉर्म करती हैं और हमेशा जो हमें दूध प्रोडक्शन मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारा का सारा मोर मिल्क मोर प्रॉफिट, तो ऐसे जाके प्रॉफिट मिल जाता है। जब भी हम बात करेंगे मिल्क प्रोडक्शन की तो उस मिल्क प्रोडक्शन के साथ फैट भी और एसएनएफ दोनों प्रोटीन भी बढ़ता रहेगा जब भी हम जीनोमिक की बात करते हैं। तो अगर हम डैम यील्ड के बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, तो अगर सांड की माँ कितना दूध देती थी उस पर बात करते हैं, तो लगभग अगर हम 10 लीटर वाली गाय लेते हैं उस पर 30 लीटर वाला सांड चूज करते हैं तो हमारी जो रिलायबिलिटी हमें मिलती है वो 20% की मिलती है। तो हमें आने वाली जो बछड़ियाँ होगी वो लगभग 8 लीटर की दूध देगी। तो हम समझ सकते हैं कि हमने उसकी जो बच्चियाँ आने वाली बच्चियाँ थी हम उसका भविष्य खराब कर दिया, हमारे यहाँ कम मिल्क प्रोड्यूस करेगी एज कम्पेयर टू माँ। दूसरी ओर जो है पेरेंट एवरेज मतलब कि पेरेंट कितने हैं देते थे, सांड के माँ बाप का एवरेज कितना था, अगर उस बेसिस पे लेते हैं तो उसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो वो मिलती है लगभग 35% की। तो आने वाली जो बच्ची है वो 10.3 लीटर तक प्रोडक्शन दे सकती है। तो आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए जो भी हम जीनोमिक्स की बात करते हैं तो एचएफ और जर्सी में करते हैं। अगर अपने
गाय है, जो देसी नस्ल की गाय है, जैसे इंडिजिनस है, गिर है, साहीवाल है या बफलो है, हमें अगर उसके लिए अगर हमें सिलेक्शन करनी है सांड की, तो हमें बेस्ट तरीका क्या है, पेरेंट यील्ड देखनी पड़ेगी। पेरेंट एवरेज यील्ड जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उस बेसिस पे हम एनिमल सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए बढ़िया हो जाएगा। बट अगर हम बात करेंगे जर्सी और एचएफ की, तो उसमें हमेशा जीनोमिक ही वैल्यू देखी जाएगी। तो अगर हमारे पास काऊ 10 लीटर वाली है तो बुल 30 लीटर वाला है, तो उसमें मिनिमम जो रिलायबिलिटी मिलती है वो 77% तक मिल जाती है। तो इसमें आप देख पाएंगे आने वाली जो बछड़ी है 16.6 लीटर, तो आप समझ सकते हैं कि माँ से कितना ज़्यादा दूध दे दिया। तो हम ये बात करें जर्सी में 30 लीटर वाला होगा, तो अभी नेक्स्ट में देखेंगे हम कितना बढ़ता है एक्चुअली में। कि जीनोमिक बुल्स कहा जाता है कि मैस्टाइटिस कैसे कंट्रोल करते हैं जीनोमिक बुल्स, तो इसी पे बात करेंगे कि जीनोमिक बुल सबसे पहले उनका काम होता है इम्प्रूव करेंगे ऑर्डर स्कोर मतलब जो थनों की बनावट है वो किस तरह से, जैसे थन नीचे लटके हुए हैं तो नहीं है, अगर ऐसे हैं तो बार बार उसमें थनेला होता रहेगा, बार बार जमीन से टच होते रहेंगे तो बार बार थनेला होता रहेगा। जब ऑर्डर स्कोर अच्छा हो जाएगा, टीट्स जो है मीडियम साइज के टीट आएंगे, बड़े लंबे टीट्स नहीं आएंगे, तो उसमें भी ऑर्डर ऑटोमेटिकली जो है हमारा जो मेस्टाइटिस उसमें नहीं होगा। दूसरा है सिमेट्रिक सेल स्कोर। सिमेट्रिक सेल स्कोर कहा जाता है कि जितना 3 से जो एवरेज रहती है सिमेट्रिक सेल स्कोर, अगर 3 से जितना कम होगा उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मिलेगी उसमें आने वाली जो बछड़ी है उसमें रेसिस्टेंस मिलेगा थनैला से बचने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जीनोमिक बुल्स का दो दो तरह से वो कर सकते हैं, एक तो एक बनावट ही उन्होंने थनों की चेंज करती, और दूसरी और जो है सिमेट्रिक सेल स्कोर है वो भी कम 3 से कम वाला मिलेगा। तो अगर आप ऐसा वाला बुल चूज करोगे तो आने वाले टाइम पे आपको कोई भी बच्चा में आपको थनेला नहीं मिलेगा, क्योंकि थनेला अगर सपोज कर लो एक बार थनेला आ जाता है तो पूरा का पूरा जो लैक्टेशन है उसका ब्यात है पूरा का पूरा खराब हो जाता है और हमारा इतना काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये अगर जीनोमिक बुल्स हम चूज करते हैं तो हमारे लिए काफी बढ़िया हो जाएगा। मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हम समझ सकते हैं कि आने वाली जो बछड़ियां होगी, जो गाय बनेगी, उसके थन नीचे तक लटके चले जाएंगे, क्योंकि ये होगा ही होगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स लैक्टेशन तक ये थन ऐसे चले जाएंगे, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन हर बार बढ़ता ही रहेगा। बट हमारे दूसरी ओर अगर हमारे जीनोमिक बुल्स की बच्चियां आएंगी तो वो इस तरह से उनके जो थन आप देख पा रहे हैं, इसके टीट साइज और इसका टीट साइज भी कंपेयर कर सकते हो, तो काफी ज्यादा अंतर है। आर्डर स्कोर देखोगे बिल्कुल घुटनों से ऊपर है इनका आर्डर, तो ये समझ सकते हो कि ये लगभग अगर इसका मैं बता दूं या तो 25 या 20 लीटर दूध देती होगी, ये जो है ये 40-45 लीटर पे भी इनका बिल्कुल छोटा सा थन रहता है, और इनका आर्डर इतना अच्छा रहता है कि 6-7 लैक्टेशन तक भी इनका आर्डर नीचे नहीं आता। तो हम इस तरह से जो है कि जीनोमिक बुल्स हम चूज करते हैं तो आने वाला आर्डर इस तरह से हो जाएगा। डिस्टोकिया किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट जो होती है सबसे, क्योंकि डिस्टोकिया भी जैसे अगर जैसे ये आप देख पा रहे हैं स्लाइड में कि डिस्टोकिया जब भी होता है तो बच्चे को जोर से निकाला जाता है, जो बच्चा होता है वो एकदम मरा पैदा होगा, या फिर माँ को भी वो कभी कभार डिस्टोकिया की वजह से माँ को परेशानी हो जाती है, माँ जो मिल्क प्रोडक्शन पे आना होता था वो डाउन चली जाती है बच्चे के मरने की वजह से। तो ये इस चीज़ को कैसे जीनोमिक बुल ठीक करते हैं, क्योंकि जब भी जीनोमिक बुल यूज़ करेंगे जो उनका जो हेड और शोल्डर साइज ठीक होगा, जो उसका थर्ल विड्थ होगी, जो रंप एंगल होगा, वो सारा का सारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम कि हमारे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो जो गाय का बॉडी होगी वो एकदम, जो उसका सर होगा उसका हेड साइज बिल्कुल छोटा होगा, यहाँ पे देखो, और इसका हेड साइज देखिए ये काफी बड़ा है, और इसका देखिए। तो आने वाले जो बच्चे होंगे ऐसा होगा, तो माँ के पेट में ही, जिस माँ के पेट में ये पलेगा तो ये कभी भी डिस्टोकिया के चांसेस नहीं क्रिएट करेगा। दूसरी ओर रंप एंगल आप देख पा रहे हैं, रंप एंगल यहाँ से यहाँ का एंगल, तो यहाँ पे देखिए पहली वाली गाय में, यहाँ पे दूसरी वाली और तीसरी वाली, यहाँ पे रंप एंगल एकदम है, टिल्टेड है। तो अगर ऐसा रंप एंगल होगा तो इसमें डिस्टोकिया के चांसेस कम होते हैं। तीसरा है थर्ल विड्थ चौड़ाई कितनी है पीछे से, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये थर्ल विड्थ ये चौड़ाई रहती है। तो आप देख पा रहे हैं पहली गाय है इसकी थर्ल विड्थ बिल्कुल नहीं है, तो आने वाली जो बछड़िया होगी आपकी उसकी थर्ल विड्थ ज्यादा होगी, तो वो अच्छा बड़ा जो है बच्चा अपने पेट में पाल पाएगी और उसको डिस्टोकिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। पा रहे हैं कि आने वाली जो बच्चियां होगी वो एकदम ऐसे परफेक्ट आएगी, एकदम जो एक बिल्कुल पतला मुंह और लंबी गर्दन और पीछे से काफी उसका चौड़ाई होगी। और दूसरी ओर ये भी आप देख पा रहे हैं इसका चौड़ा मुंह है, और देखो शोल्डर ब्रेड्थ कितनी बड़ी है। तो ये वाली बच्ची बिल्कुल नहीं आपके यहाँ आएगी। जब भी जीनोमिक बुल आप चूज करोगे इस तरह की बच्ची आपके यहाँ पैदा होगी। जब भी जीनोमिक बुल हम चूज करेंगे उसमें प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब होता है कि ऐसी
गाय सपोज कर लो, हमारी जो प्रोडक्टिव लाइफ है उसमें क्या होगा कि गाय कितना ज़्यादा दूध देगी, आने वाली जो बछड़ी है वो माँ से कितना ज़्यादा कितने दिन एक्स्ट्रा दूध देगी। तो क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है हर्ड में कि वो गाय जब बच्चा प्रेग्नेंट हो जाती है फिर से, तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल कम होती जाती है। तो ये क्या होता है, जब भी हम प्रोडक्टिव लाइफ हाई प्रोडक्टिव लाइफ वाला बुल चूज करेंगे तो आने वाली जो बछड़ी होगी माँ से ज़्यादा दिन तक वो लैक्टेशन में रहेगी। लगभग अगर एक लिखा है प्रोडक्टिव लाइफ एक का मतलब होगा तो वो 1 महीना एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्शन मिल्क में रहेगी। तो आप समझ सकते हैं जितनी अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ होगी उतना अच्छी जो है माँ बच्चियाँ जो आएगी वो ज़्यादा दिन तक लैक्टेशन में रहेगी माँ से। जैसे फर्टिलिटी का प्रॉब्लम आती है, फर्टिलिटी की क्योंकि बार बार जो भी हमारे पास एच एफ क्रॉस ब्रीड है उसमें फर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती आती है। तो आप समझ सकते हो कि जो भी नई डॉटर्स आएंगी तो जिस डॉटर जो हम बुल चूज करेंगे जिसमें पॉजिटिव डीपीआर होगा, डॉटर प्रेगनेंसी रेट होगा, पॉजिटिव को कंसेप्शन रेट होगा, पॉजिटिव हिफर कंसेप्शन रेट होगा, अगर ऐसे वाले हम बुल चूज करेंगे अपनी फार्म पे, तो अगर ऐसी गाय पे जो बार बार रिपीट दिखा रही होती है तो उस केसेस में क्या होगा कि हमारी जो आने वाली जो नस्लें होंगी वो अच्छी हो जाएंगी। क्योंकि आप समझ सकते हो जिनोमिक बुल्स मतलब हर एक उसके बारे में बुल्स के बारे में पता है कि उनका आने वाली बच्चियां किस तरह से होगी। जैसे ये देख पा रहे हैं, तो ऐसे अगर उसमें जिनोमिक ऐसे लगे जैसे डॉटर प्रेगनेंसी रेट इसमें +1.7 है, हीफर कंसेप्शन है 2.8 है, तो ऐसे अगर हम बुल चूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आने वाले टाइम पे हमारी जो बच्चियां होगी अच्छा परफॉर्म करेंगी, रिपीट ब्रीडिंग के केसेस नहीं मिलेंगे। इन फीड एफिशिएंसी कैसे बढ़ा पाएंगे जिनोमिक बुल से, क्योंकि हमारे पास कभी जो पुरानी एचएफ ब्रीड्स हैं तो एचएफ जिनका बॉडी वेट जो है 5 क्विंटल से ज़्यादा हो जाता है, 6 क्विंटल 7 क्विंटल 8 क्विंटल, फार्मर्स को पता नहीं होता क्योंकि उनके यहाँ वो 8 क्विंटल वाली एचएफ भी लगभग 20 लीटर दूध दे रही होती है। वो फार्मर खुश होते हैं कि मेरी गाय 20 लीटर दूध दे रही है, बट उसमें उनके हिसाब से उसको फीड एफिशिएंसी नहीं मिल पाती और फार्मर हमेशा नुकसान में जाता है ऐसे केसेस में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे केसेस में हमें कौन सा बुल चूज करना पड़ेगा जिसका स्टेचर जो होगा वो शॉर्ट होगा। तो शॉर्ट स्टेचर वाले बुल हम उसमें चूज करेंगे तो आने वाली जो बच्चियां होगी, अगर हमारी गाय 6 क्विंटल वाली है तो आने वाली जो बच्चियां होगी वो लगभग 4.5 क्विंटल की आ जाएगी। तो हमें एचएफ में जो एवरेज बॉडी वेट होना चाहिए हमारा वो लगभग 4.5 क्विंटल होना चाहिए, और जर्सी की बात करें तो हमारा एवरेज बॉडी वेट होना चाहिए 3.5 क्विंटल। तो हमारा अगर बॉडी वेट 4.5 क्विंटल से कम है एचएफ में तो हमें उसमें भी सही से फीड एफिशिएंसी और मिल्क प्रोडक्शन इतना नहीं मिल पाएगा। तो हमें उसको थोड़ा लॉन्ग स्टेचर वाले बुल उसके लिए चूज करने पड़ेंगे, तो हमें उसका बॉडी वेट 4.5 क्विंटल के करीब लाना पड़ेगा। तो ये बेस्ट तरीका होता है ब्रीडिंग करने का कि किस तरह से फीड एफिशिएंसी भी बढ़ानी है हमें। ट्रांजिशन डिजीज का मतलब होता है वो डिजीज जो गाय जब बच्चा देने से 4 हफ्ते पहले और 4 हफ्ते बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे उसको डिस्टोकिया हो जाता है, मिल्क फीवर हो जाता है, रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा होता है, ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे बुल जिनका जो मतलब उनका जो जीन है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है, तो हमें ऐसे बुल जिनमें जो 5 स्टार वाली जिसमें 5 स्टार ट्रांजिशन राइट्स, रियल वर्ल्ड डाटा ट्रांजिशन राइट जिसमें 5 स्टार होंगे, अगर ऐसा वाला बुल चूज करेंगे तो आने वाली जो बच्चियां ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बार बार उसको गाय बच्चा देते ही बैठ जाती है, उसको थनेला हो जाता है या फिर उसको क्या हो जाता है कि मिल्क फीवर हो जाता है, तो क्योंकि गाय बैठ जाती है, वो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, उस गाय के लिए बेस्ट यही रहेगा कि वो हम हाई ट्रांजिशन राइट वाले बुल चूज करें। जिनोमिक बुल देखा जाएगा तो जैसे ये बुल है तो इसके आगे सारा इतना बड़ा डाटा लिखा होगा एक बुल के बारे में, तब भी आप पहचान पाओगे ये जिनोमिक बुल है। सबसे पहले जहाँ पे जैसे ट्रांजिशन राइट्स दिख रहे हैं सबसे ऊपर यहाँ पे 5 स्टार, जैसे रोमियंस में 5 स्टार है, तो आप समझ सकते हैं इसमें ट्रांजिशन राइट है, कोई भी बच्चा देते समय जो गाय को प्रॉब्लम होती है वो आने वाले बच्चों में नहीं होगी। यहाँ पे है आईडीआई मेरिट। आईडीआई मेरिट का मतलब है कि ये जो इसकी जो बच्चियाँ होगी अपने माँ से कितना ज़्यादा पैसा कमा के देगी फ्यूचर भर में। तो ये देखें, तो जैसे इसमें मिल्क है, फैट है, प्रोटीन है, ये सब बढ़ेगा। उसके बाद जैसे हेल्थ एंड फर्टिलिटी है, उस पर हमने बात कर ली, मेस्टाइटिस कैसे कंट्रोल होता है। और जैसे कन्फर्मेशन में सबसे पहले आता है कि पीटीए टाइप के है जर्सी अडर इंडेक्स, जैसे जर्सी का अडर इंडेक्स जितना अच्छा होगा उतना अच्छा अडर होगा। उसके बाद स्टेचर आ रहा है यहाँ पे, स्टेचर जैसे इसमें शॉर्ट स्टेचर है, तो आने वाले जो बच्चे होंगे, जो गाय अगर 4 क्विंटल की है तो आने वाले जो बच्चे होंगे उसके वो लगभग 3.25 या 3.5 क्विंटल के रह जाएंगे। तो इस तरह से हमारा रहता है कि अगर हम जिनोमिक बुल चूज करते हैं तो फायदा आपको मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे यहाँ पे सेक्सल A2 लिखा हो, तो आने वाले जो बच्चे हैं, जैसे हम बात करते हैं A1 मिल्क A2 मिल्क, तो आने वाली जो बच्चियां होंगी वो A2 मिल्क वाली ही होंगी। तो इस तरह से रहता है जिनोमिक बुल का।
जैसे अभी अरमाडा है, एचएफ में मैंने चूज किया अरमाडा, तो इसमें अभी देख पा रहे हो कि सेम चीज होगी। इसमें 3 स्टार हैं ट्रांजिशन राइट्स और एज कम्पेयर टू रोमियो, और इसमें भी सेम है हेल्थ एंड फर्टिलिटी, कार्विंग ट्रेड्स। तो इसमें देख पा रहे हैं साइर कार्विंग है, साइर कार्विंग जितनी अच्छी होगी उतना जो इसका मतलब होता है कि वो बुल इतना अच्छा है कि आने वाली जो बच्चियां जिस माँ पे भी लगेगा वो उसमें डिस्टोकिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे में पीटीए है, अडर कंपोजिट है, उसके बाद फीट एंड लेग्स कंपोजिट है। जितना अच्छा ये होगा स्ट्रक्चर उतना अच्छा क्योंकि एचएफ में प्रॉब्लम रहती है क्योंकि जो टांगी हैं प्रॉपरली परफेक्ट नहीं होती, तो उन चीज़ों को परफेक्ट करने के लिए आपको लेग एंड फीट स्कोर अच्छा देखना पड़ेगा। स्ट्रेचर जैसे यहाँ पे मैंने बात की, जैसे यहाँ पे इसका टॉल स्ट्रेचर है, तो स्ट्रेचर हमें अगर हमारी गाय अगर 3.5 क्विंटल वाली है तो उसमें टॉल स्ट्रेचर लगाएंगे तो लगभग आने वाली बछड़ी है 4 क्विंटल होगी। जैसे इसमें सेक्सल A2, ये भी A2 इसका A2 मिल्क रहेगा। और इसमें जैसे फीचर क्या है, हाई प्रोडक्टिव लाइफ है इसकी, डेयरी टाइप, बॉडी कन्फॉर्मेशन है, इम्प्रूव्स कंसेप्शन रेट है। जैसे यहाँ पे भी हम देखेंगे, यहाँ पे जो अडर विड्थ है और अडर हाइट है यहाँ पे देख पा रहे हैं सारा, और यहाँ पे अडर स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो ये जरूरी है, जब जितनी ऑर्डर स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जो आने वाले जो बच्ची होगी वो जितनी लैक्टेशन पार चलती जाएगी उसमें ऑर्डर नीचे नहीं आएगा, लटकेगा नहीं। अगर रोमियो और अरमाडा अगर 10 क्योंकि दोनों एक एचएफ का बुल है और जर्सी का बुल है, रोमियो जो है जर्सी का बुल है, तो अगर हम 10 लीटर वाली जो हमारे पास जर्सी है उस पर अगर रोमियो बुल लगाते हैं तो कितनी मिल्क प्रोडक्शन करेगा पहले लैक्टेशन पे, तो ये भी हम बात करेंगे। जैसे रोमियो बुल है तो अगर हमारे पास 10 लीटर वाली डैम है तो इसमें जो पीटीए मिल्क F411 है, तो यूएसए का जो एवरेज जो चल रहा है वो 23rd का वो चल रहा है 21268, तो लगभग 9854 kg चल रहा है। तो आप समझ सकते इसकी जो रिलायबिलिटी है वो 74% है। और रिलायबिलिटी जो है आपको मैं जो मेरी दूसरी वीडियो भी है जिसमें मैंने एस्टिमेटेड ब्रीडिंग वैल्यू ऑफ मिल्क निकाली है, आप उसमें देख पाएंगे कि जिनोमिक बुल्स की रिलायबिलिटी किस तरह से चेंज होती है। जैसे अरमाडा की 82 है तो वो किस तरह से चेंज होती है वो उसमें लिखा हुआ है, तो आप उसमें भी देख पाएंगे किस तरह से जो रिलायबिलिटी है वो किस तरह से मैटर करती है परफॉर्मेंस में, वो उसमें आप देख सकते हैं। जैसे आने वाली जो बच्चियां होगी तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये लगभग दूध देगी 16.9 लीटर की फर्स्ट लैक्टेशन पे। तो फर्स्ट लैक्टेशन पे आपकी जो आने वाली जो बछड़ी होगी 10 लीटर पे अगर हम रोमियो बुल लगाएंगे तो 17 लीटर देगी। सेकंड लैक्टेशन पे 19 से 20 लीटर तक जा सकती है, और थर्ड लैक्टेशन पे और ज़्यादा इंप्रूव होगा। तो आप समझ सकते हो कि 10 लीटर वाली गाय का सीधा सीधा जो मिल्क प्रोडक्शन है काफ़ी ज़्यादा 100% इंक्रीज हो गया। दूसरी ओर हमारे पास अरमाडा बुल है तो उस पर भी हाँ 10 लीटर वाली हमारे पास क्रॉस ब्रीड एचएफ है। हम किसी बात कर रहे हैं हमेशा क्रॉस ब्रीड जिसमें एचएफ के जीन्स होने चाहिए उसी पे हम लगाते हैं ये। तो हमारे पास जो दूसरा है पीटी मिल्क है 441, तो यूएसए जो एवरेज है एचएफ का वो 28014 पाउंड्स है, तो लगभग 12,934 kg बनता है इसका। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो 42.40 लीटर की कैपेसिटी है विद 82% रिलायबिलिटी मैंने पिछले उसमें स्लाइड में रहता है कि जैसे जहां मिल्क होगा उसके सामने ही रिलायबिलिटी लिखी होती है। तो ये समझ सकते हैं कि आने वाली जो बछड़ी होगी पहले लैक्टेशन पे ही लगभग 23 लीटर दूध देगी। आप समझ सकते हो 10 से सीधा 13 लीटर का मुनाफा हुआ, लगभग 30% का इंक्रीज हुआ सीधा सीधा। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाली बच्चियां इतना अच्छा परफॉर्म करेंगी, ये परफॉर्म करेंगी साथ में प्रोडक्टिव लाइफ इंक्रीज होगी, ऑर्डर स्कोर इंक्रीज होगा, ट्रांजिशन राइट्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो ये समझ सकते हो कि पहले लैक्टेशन पे वो 22 लीटर 22.5 लीटर दूध दे रही है और सेकंड लैक्टेशन में और आप इंक्रीज कर सकते हो 20 से 20%, तो वैसे थर्ड लैक्टेशन पे और इंक्रीज होता है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से अरमाडा बुल की बच्चा अगर आप 10 लीटर वाली गाय पे लगाते हैं तो किस तरह से मिल्क बढ़ता है। इसलिए तो जो है कि आप समझ सकते हो कि अरमाडा बुल का प्राइस है 520 है। तो ये 520 क्योंकि हम अगर बुल लेते हैं नॉर्मल एआई का चार्जेस रह जाता है 300 400, तो आप समझते हैं 400 या 500 एक्स्ट्रा देने पे हमारी बच्चियां इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। तो मुझे लग रहा है किसान भाइयों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं जिनोमिक के बारे में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये मैंने सारे एवीएस का स्लाइड इसलिए लिया क्योंकि ये एवीएस के जितने बुल्स हैं वो इंडिया में इंपोर्ट होके आते हैं, सारे के सारे इंपोर्टेड हैं, ना कि इनकी स्टार इंपोर्ट होके आती है बाहर से। तो इसलिए मैंने ये स्लाइड्स पे लगाए हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।